आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ राज रत्न अंबेडकर जी है, जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके प्रपुत्र है। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के साथ काम करते हैं और देश भर में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ होती है उनके लिए भी काम करते हैं। सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स में भी काम कर रहे हैं। राजरत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत अभिनंदन, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं, हम तो एट्रोसिटी होती है वहाँ चले जाते हैं, हमारे बहुत नेता जाते हैं, लेकिन बीते 28 दिनों से एक बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है किसानों का। वो हमारे अन्नदाता है, हमें उनके वजह से हम आप जीवित हैं। और देश की 40-50% से ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो आज भी हमारे देश में किसानों के हाथ में, और वो ठंडी में बैठा है, दिल्ली में डट के बैठा है इस हुकुमशाही सरकार के खिलाफ। आप स्वयं वहां गए, क्या माहौल है इस आंदोलन का? सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आज जो माहौल है पूरे देश भर में, जब से ये मोदी रिजाइम शुरू हुआ है तब से लेकर इसी तरह का माहौल, कभी मुस्लिम परेशान किया जाता है, कभी शेड्यूल कास्ट के लोग, आज किसान हम देख रहे हैं रास्तों के ऊपर है। और वो लोग रास्तों के ऊपर है जब इस देश का जीडीपी -39-38 पर चला गया था, तब इस देश के किसानों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को उठाए रखा जी, और उन्होंने इस देश को और खाई में गिरने से उन्होंने बचाया। और ये आप लॉकडाउन का पीरियड आप जब देखोगे, जब पूरा इनकम सोर्स इंडिया का खत्म हो गया था, इस देश के किसानों ने एक्सपोर्ट्स की इतनी जो इनकम एक्सपोर्ट्स के माध्यम से हुआ है, वो देश को उन्होंने हाथभार लगाया, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में काम किया। अब उन किसानों को उसका मुआवजा देने के बजाय, उनकी तारीफ करने के बजाय, इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जो प्रॉफिट आज किसान देश को करवा के दे रहा था, इस देश का प्रधानमंत्री अब वो प्रॉफिट अडानी अंबानी के खिस्से में डालना चाहता है। ये कानून जैसा माहौल मैंने देखा वहां पर, कानून तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो माहौल, मुझे तहे दिल से एक खुशी मुझे महसूस हुई। खुशी इस बारे में महसूस हुई कि हम लोग कभी सीए के अगेंस्ट आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, संविधान जलाने के ऊपर धरना प्रदर्शन करते हैं, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हटाने पर प्रदर्शन करते हैं। तो एक खुशी इस बात की महसूस हुई कि ये जो ताकतें आज काम कर रही है देश में, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि ये देश लोकतांत्रिक देश बना रहे, जो इस देश में डेमोक्रेसी रहे, लेकिन आज मुझे ऐसा वर्ग इस देश में देखने को मिलता है जो डेमोक्रेसी को के लिए लड़ने को तैयार है। कि मोदी नहीं, ऐसे 10,000 मोदी भी लेकर आओ, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को अब ये कभी हटा नहीं पाएंगे, उसको धक्का नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने वाला वर्ग अब खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, जो लोग इस देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, जिनको लगता है कि हम सुरक्षित है क्योंकि देश का संविधान इस देश में है, ऐसे लोग अब आगे आ रहे हैं। कल तक हम जातियों का आंदोलन कर रहे थे, जाति तक ही वो सीमित रह रहा था, उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। आज 25 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक 4 लेन, और वो भी मेरे ख्याल से 10 से 15 रोज लोग ऐसे बैठे हैं रो में, जो 25 किलोमीटर दूर तक है। ऐसे लोग वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्हें मोदी और ये सारा आरएसएस बीजेपी को लग रहा था कि देश को ठप कर देंगे, देश को लॉकडाउन में बंद रखेंगे और हम हमारी चाल पार्लियामेंट से खेलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। बिल्कुल, मोदी जी का जो प्लान था ये उन्हीं के ऊपर उलट रहा है। उन्हें लगा कि अब लॉकडाउन कर दिया है, किसी को मैं बाहर आने नहीं दूंगा, लेकिन जब बात जीने और मरने की आ रही है तो घर में इन लोगों के अन्याय अत्याचार सहन करते हुए मरने से बेहतर है कि रास्तों पे अपने अधिकारों को बचाते बचाते दम तोड़ना ये ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जैसे कि मोदी कल सभी चैनल पर स्पॉन्सर थे, यानी लाइव थे, और वो किसानों से लाइव बात कर रहे थे। कुछ किसान लातूर से, कुछ मणिपुर से, कुछ असम से, और हम देख रहे थे उनको। और सोशल मीडिया पर बहुत टिप्पणी आई कि अडानी ने और अंबानी ने हमारे पीएम को हायर करके एंकर बना लिया है, उनके पक्ष में कर लिया है, और इस तरह का एक इतनी बड़ी संवैधानिक गरिमा, ठीक है, और इस तरह से लाइव आना और इस तरह से
उसका प्रोपोगंडा करना, उसकी मार्केटिंग करना कि हमने जो कानून बनाए हैं वो सही है, ये क्या मायने रखता है? देखो, पहली बात तो ये जो देश का प्रधानमंत्री है, मुझे तो ऐसा लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है जी। अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा 1 या 2 साल पीछे जाकर देखोगे, जिस अडानी के पास डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी चीज का डिफेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और अभी किसानों के खेतियों का सारा ये कॉन्ट्रैक्ट्स ये इन लोगों को दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं, ये इनके फुल टाइम वर्कर है, पेड वर्कर है, ऐसा मुझे इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना पड़ता है। और देखिए, जिन किसानों को ये लेकर आते हैं, अब इनका किसान कौन? हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरती है और फिर घास के कुछ पेंडा सर पे रख के फोटो खिंचवाती है, ये है इनके किसान। और ये ऐसे देखो, जो किसान कह रहे कि हमारे साथ चर्चा करो, आप उनके साथ चर्चा नहीं करते और ऐसे आप किसानों को लेकर आते हो, फेक फार्मर्स को लेकर आते हैं। और अब ये किसानों के आंदोलन में बीजेपी के नेता उसमें घुस रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। देखिए, अगर इस देश का मुसलमान अगर आंदोलन करता है तो वो पाकिस्तानी, इस देश का सिख अगर इनके सामने नतमस्तक नहीं होता और डटकर सामना करता है तो वो खलिस्तानी। यानी इस देश में देशभक्त होने का प्रमाण किसको मिलने वाला है? साध्वी प्रज्ञा सिंह को, जो बेल पर है। ऐसे लोगों को आप देशभक्त बताओगे? और जो देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है उसे आप खलिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी ये टैग लगा देते हो, क्योंकि सारा का सारा मीडिया इनके हाथ में। इंडिया टुडे ले लो, आज तक ले लो, ये किसानों के आंदोलन को ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, चाइना स्पॉन्सर्ड, इस तरह से बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत आशावाद इस आंदोलन से हमें मिल रहा है। जैसे एक आशावाद हमने लॉकडाउन के पहले देखा था, CAA NRC आंदोलन में मुस्लिम्स और बाकी समुदाय सामने आए थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। जब से 26 तारीख से लोकतंत्र हमारे देश में लागू हुआ, तब से हमें ये लगता था कि एक ही कौम है जिसे हम अम्बेडकराइट कौम कहते हैं, जो संविधान के बारे में बात करती है। लेकिन NRC से मुस्लिम इस मुद्दे से जुड़ गया और अब किसान का जो मुद्दा आया तो देश भर के किसान संविधान की शपथ लेके आगे आ रहे हैं। ये संकेत कितने आशावादी है? देखिए, मैं जब इनके आंदोलन में गया, अब मुझे पता नहीं है किसान कौन से जाति के है, कौन से धर्म से है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन मैं वहां के बुजुर्गों के हाथों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए खोती पद्धति के विरोध में जो बाबा साहब ने लिखान किया है, वो किताबें मैंने उनके हाथों में देखी। यानी आज किसान बाबा साहब को पढ़ने लग गया है कि बाबा साहब के किसानों के बारे में क्या विचार थे। आज वो कनेक्ट करता है बाबा साहब से, और बाबा साहब से कनेक्ट करता है तो वो संविधान से कनेक्ट करने लग जाता है। देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी का जब इंटरव्यू लिया गया था लोकतंत्र के बारे में, तब बाबा साहब ने एक असुरक्षितता उनको लगी थी कि संविधान ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, लोकतंत्र ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के लिए झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम जातियों के लिए झगड़ रहे हैं, हम अपने पार्टियों के लिए लड़ने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग आगे आने चाहिए वो नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल से बाबा साहब भी खुश होंगे ये देखकर कि आज लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। जैसे बाबा साहब का आपने जिक्र किया, बहुत काम किया बाबा साहब ने। जब भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हो रहे थे, लैंड के बारे में, सीलिंग के बारे में, किसानों के हित के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स की जो लैंड है उनके लिए स्पेशल अमेंडमेंट बाबा साहब ने करके, यानी किसानों के लिए बहुत काम बाबा साहब ने किया। उसके बाद में हम देखते हैं जबरान जोत का बहुत बड़ा आंदोलन दादा साहब ने चलाया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इस मोमेंट को, जिसे हम अम्बेडकराइट मोमेंट कहते हैं, बाबा साहब और दादा साहब गायकवाड़ के बाद इसे आगे ले जाने के लिए कोई लीडर नहीं आया। तो आपको लगता है कि इस हमारे पूरे संवैधानिक इस आंदोलन को, जिसे हम अम्बेडकराइट आंदोलन कहते हैं, एक बड़ा लैकुना हो गया किसानों और इस आंदोलन के बीच में? इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हम एक गलती करते हैं जी। हम जाति के आंदोलन को अम्बेडकर आंदोलन बोल देते हैं। बिल्कुल।
बाबा साहब का आंदोलन या रिपब्लिकन मूवमेंट का आंदोलन, अगर आप रिपब्लिकन बाबा साहब के रिपब्लिकन विचारधारा को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब का आंदोलन किसी एक स्पेसिफिक जाति के लिए नहीं है, बल्कि बाबा साहब ने तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त किया कि जो जाति के लिए लड़ने वाली पार्टी होने वाली थी या कर रही थी, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त किया। और बाबा साहब ने तब कहा कि हम शेड्यूल कास्ट का आंदोलन नहीं, रिपब्लिक का आंदोलन चलाएंगे। रिपब्लिक मतलब प्रजा का आंदोलन चलाएंगे। तो वो प्रजा किसान हो, वो प्रजा महिला हो, वो प्रजा कर्मचारी हो, वो प्रजा विद्यार्थी हो, कोई भी हो। और इसलिए मैं ये आंदोलन में इसलिए गया कि ये किसान नहीं है, ये इस देश के लोग हैं, और इसलिए इस देश के लोगों के साथ खड़ा होना ये बाबा साहब के परिवार का काम होना चाहिए, और इसलिए हम इस आंदोलन में सपोर्ट देने गए। देखिए हमने क्या करके रखा हुआ है बाबा साहब को एक जाति के ब्रैकेट में, बल्कि हमने कहने के बजाय इस व्यवस्था ने करके रखा हुआ है। जब मैं हाथरस में जाता हूं, जब मैं किसानों के आंदोलन में जाता हूं, तो ये मोदी मीडिया मुझे टैग देता है दलित आइकॉन, दलित लीडर, जबकि मैं बात देश के लोगों की कर रहा हूं, तब मुझे दलित आइडेंटिटी में ब्रैकेट में मर्यादित किया जाता है। इसी तरह से बाबा साहब के मूवमेंट को इन्होंने हमेशा दलित मूवमेंट के नाम से इसको संकुचित करके रखा हुआ है। हमारी जो दादा साहब गायकवाड़ के बाद से जो लीडरशिप रही, उन लोगों को ये षड्यंत्र पहचानने में नहीं आया कि ये जो व्यवस्था है ये हमको संकुचित करना चाहती है, एक जाति और जाति में भी उपजाति में सीमित करना चाहती है। इसलिए हम लोगों को बार बार रिपब्लिक थियरी पर काम करना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, बाबा साहब ने जिस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त किया है, हम उसका काम अभी भी जारी रखे हुए हैं। हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मैं किसी नेता का या किसी नेता के आज जो पार्टी जिसके पास है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो रिपब्लिक विचारधारा बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को दी, देश को ओपन लेटर लिख के कि यह हमारी पार्टी होने वाली है, तो उस विचारधारा के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो इस देश का मुसलमान हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, उन सबको लगेगा कि नहीं बाबा साहब हमारे लिए बात कर रहे हैं। एक केस ऐसी ही हाथरस का भी जिक्र भी आपने किया, और आप इस हाथरस वाले पूरी केस में सक्रियता से काम करते रहे। आप उनके परिवार के साथ भी जाकर मिले, उनसे बातचीत की और लड़ भी रहे हैं। अभी रिसेंटली सीबीआई की चार्जशीट आई है कि हाँ, उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ रेप भी हुआ, उसकी हत्या भी हुई, लेकिन पूरा का पूरा यूपी गवर्नमेंट और पूरे के पूरे यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और पूरी पुलिस यंत्रणा ये कह रही थी कि नहीं, इस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैंने जब हाथरस से रिटर्न आ रहा था तब मैंने एयरपोर्ट से एक लाइव वीडियो किया था, और उसमें मैंने कहा था कि 33 करोड़ देवी देवता भी नीचे आकर कहे ना कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, तब भी वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत था, वो था मनीषा का डाइंग डिक्लेरेशन। इस डाइंग डिक्लेरेशन को वर्ल्ड के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कर क्या रहे थे, इसमें सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व है, इसलिए ये चाह रहे थे कि इसको किसी ना किसी तरीके से ये गैंगरेप का मामला नहीं है ऐसा बताया जाए, ऐसा लोगों को तक पहुंचाया जाए, इसलिए ये कोशिश कर रहे थे। आईजी ने वहां के स्टेटमेंट दे दिया था कि ये गैंगरेप का मामला नहीं है। डॉक्टरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तो कहीं पर रेप भी उन्होंने हुआ ही नहीं है ऐसा मेंशन किया है। जब मैं एसपी और कलेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई, तब भी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया इसमें रेप हुआ ही नहीं है। तब मुझे बताया गया था कि आप अनाउंस करो कि रेप नहीं हुआ है, तब मैंने उनको कहा था रेप क्या, यहां पर तो बच्ची अपने आप ही मर गई ऐसा दिखता है। तो ये आज भी मैं उनके परिवार के लोगों के साथ संपर्क में हूं, सत्येंद्र से बात होती रहती है। ये जब सीबीआई का रिपोर्ट आया तब भी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था, वो चाहे आपसे कुछ भी, क्योंकि वो फैमिली को इतना टॉर्चर कर रहे थे, सीबीआई के लोग इतना टॉर्चर कर रहे थे, ये फैमिली मुझे फोन करके कहती थी जैसे उन्होंने ये ऑनर किलिंग का ये मामला है, इसको शिफ्ट करने का काम चल रहा था, यानी ये गैंग रेप का मामला नहीं है, ये ऑनर किलिंग का मामला है। इस तरह से इसको चित्रीकरण, इसको प्रेजेंट करने का काम सीबीआई के माध्यम से हो रहा था। लेकिन मनीषा का डाइंग डिक्लेरेशन ये कैसे इनकार कर सकते हैं?
अगर हॉनर किलिंग है तो मनीषा मरते समय बोल सकती थी कि मुझे मेरे घर वालों ने मारा है, लेकिन उसने चारों लड़कों का नाम लिया। तब फिर इनकी वो भी थियरी काम नहीं करेगी जब सीबीआई को लगा कि अब हम इन बच्चों को नहीं बचा सकते, इन आरोपियों को नहीं बचा सकते, तब उन्होंने जो सच्चाई है वो वहां पर रखी, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। इस केस को पूरा स्टेटस अभी देखे रिसेंटली सीबीआई चार्जशीट के बाद अभी ये न्यायालय में जाएगा। क्या लगता है आपको कि न्याय की जो प्रक्रिया है, क्योंकि डिमांड होती रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जल्द से उसका न्याय मिले, लेकिन ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, सीधा उसको, लेकिन फिर भी क्या इसमें अभी मुश्किलें हो सकती है कि इसमें क्या स्टेटस है? देखो अभी इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं ये कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट में होल्ड रखने वाले लोग हैं। एसपी हो, कलेक्टर हो, एसपी तो चलो बहुजनों का था तो उसको उड़ा दिया, लेकिन कलेक्टर जो सवर्ण समाज से आता है उसे आज भी प्रशासन बचाने पर लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं, इसलिए हमारी मांग है, हमारी वो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जब तक ये चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक आपके पिटीशन को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी ये मांग है कि इस केस को उत्तर प्रदेश से बाहर चलाया जाए, और इसलिए फैमिली भी एग्री है कि इस केस को उत्तर प्रदेश से बाहर चलाया जाए। जब हम इसको चलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमेशा सब लोग इसी की मांग करते रहते हैं, लेकिन SC/ST एट्रोसिटी में स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है। फास्ट ट्रैक, हमें न्याय फास्ट नहीं चाहिए, हमें न्याय उचित चाहिए। हमें वरना आप तो 2 दिन में गलत न्याय दे दोगे। हमें जो सही है उसके ऊपर हमको जस्टिस चाहिए, इसके लिए स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन है, इन कैमरा स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारे जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में प्रोविजंस है, इसके ऊपर हमको उंगली रखनी है, इसके ऊपर हमको पिन पॉइंट करना है। और ये जब चार्जशीट फाइल हो जाए, देखिए मैक्सिमम टाइम वो लोग ले रहे हैं चार्जशीट फाइल करने के लिए, अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। कब डेथ हुई है, अब साल खत्म होने आया है, सितंबर को ये डेथ होती है। ये इतने दिन, वो जितना उनका मैक्सिमम टाइम है उतना वो लोग ले रहे हैं। यानी इस केस का भी खैरलाल जी करेंगे, यानी सारे जो फैमिली मेंबर्स है, क्या वो मरने के बाद आप लोग इस केस की सुनवाई करोगे? तो इसलिए हमारी ये मांग रहेगी स्पेशल कोर्ट की, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जो जो प्रोविजंस है उसकी, और इसको हम उत्तर प्रदेश के बाहर चलाएंगे। बिल्कुल, एक सोशल रिफॉर्म की पूरी लहर देश में चल रही है। चाहे किसान हो, वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, वो सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो अपनी कैटेगरी को भूलकर एक किसान के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम भी मुख्य धारा के मोमेंट को पहले से ही हम उसको चला रहे हैं। और एक सोशल और कल्चरल रिफॉर्म का एक दौर चल रहा है कि इस तरह से होना चाहिए। एक प्रबुद्ध राष्ट्र के निर्माण की ओर जो बाबा साहब का सपना था, उसकी ओर धीरे धीरे छोटे बड़े आंदोलन से हम बढ़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन को अभी क्या जरूरत है, किस फीडबैक की जरूरत है, किस तरह से इसको मोल्ड करना चाहिए ताकि ये प्रबुद्ध भारत का आंदोलन आगे बढ़े? देखिए, प्रबुद्ध भारत, रिपब्लिक इंडिया अगर आपको बनाना है, बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है कि कास्ट इज एंटी नेशनल। बिल्कुल, जाति ये राष्ट्रद्रोही है। तो प्रबुद्ध भारत की जब आप बात करते हो तो उसमें कास्ट नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या है, हम लोगों में कास्ट इतना दृढ़ हो गई है कि उसकी दीवारें खत्म नहीं हो रही। SC, मैं आपको स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करूंगा। क्या महाराष्ट्र का शेड्यूल कास्ट भी एक है? नहीं है। हम OBC को जोड़ने की बात करते हैं, हम अदर कास्ट के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या SC एक है? SC एक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ये 58 दीवारें हैं, सब जातियों की दीवारें। सब कास्ट तो बहुत अलग है। जो सीरियल नंबर 37 को जो लोग आते हैं उनमें सब कास्ट है, वो एक सबकास्ट का दूसरा सबकास्ट के साथ इंटरमिंगल नहीं करता। तो सोचिए, हम सबकास्ट से ऊपर उठ के, कास्ट के ऊपर उठ के कब हम भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाएंगे? इसलिए आज देखो, धीरे धीरे अब जनरेशन टू जनरेशन जब आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस, चाहे वो ऑडियो माध्यम से हो, विजुअल माध्यम से हो, बाबा साहब के विचार अब हमारे, और सिर्फ हमारे नहीं, पूरे देश के सामने, वर्ल्ड के सामने आ रहा है। अच्छा, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था। आज किसान कनेक्ट कर रहा है, महिला कनेक्ट कर रही है। तो ये धीरे धीरे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
जातियों को, कितने सारे लोग आज केरल में जनगणना जब आती है तो वो खुद को नो रिलीजन लिख देते हैं। बिल्कुल, नो रिलीजन के सर्टिफिकेट इशू करने की नौबत आ गई है सरकार को। तो आप लोग इससे बाहर आ रहे हैं, एक वर्ग बाहर आ रहा है, और जो लोग प्रगति की ओर जाना चाहते हैं उनको ये जातियों में से बाहर निकलना होगा। सोशल रिफॉर्म, बाबा साहब कहते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी गई है, लेकिन जब तक सोशल इक्वलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक आपकी पॉलिटिकल इक्वलिटी किसी काम की नहीं है। अब मेरे ख्याल से पूरा देश सोशल इक्वलिटी के ऊपर काम कर रहा है, मांग कर रहा है कि हम सभी लोग एक है। हमने भी वहां पर कहा, आज देखो जो लड़ाई चल रही है, हमें लग रहा है किसान वर्सेस मोदी, बिल्कुल नहीं, या मुस्लिम वर्सेस मोदी, या शेड्यूल कास्ट वर्सेस मोदी, नहीं, ये लड़ाई एक्चुअल में है वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोगों को यह भावना बतानी होगी कि आप सिख है इसलिए हम नहीं आए हैं, हम इस देश के लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। आप जिस जमीन के ऊपर रहते हो, हम उस जमीन के ऊपर है, उसी हवा में सांस लेते हैं, ये हमारे में बंधुता होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक वर्ग यहां पर आज भी मुझे दिखाई देता है जो आज किसानों को टिप्पणी दे रहा है, गलत बता रहा है। यानी ये हमेशा ब्राह्मणिकल सिस्टम माइंड्स को कन्वर्ट करने का, माइंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। जिन्होंने इस तरह के लोगों को तैयार किया है वो आज भी जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये हम सोच रहे हैं कि जाति का अंत हो, जनगणना के बारे में भी बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग्स है कि जनगणना कैसी होगी, क्या होगी। विशेषतः हम जो बौद्ध लोगों की बात करते हैं, बहुत बड़ी मांग है ओबीसी की अपनी जनगणना हो, क्योंकि जनगणना के आधार पे ही तुम्हारे अधिकार, तुम्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, कितनी आपकी देश में संख्या है, आपको कितना मिलना चाहिए, आपके लिए जो पंचवार्षिक योजना बनती है या जो भी योजना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कंपोनेंट की जो योजना है, वो इस आधार पे होती है कि जनगणना। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनगणना में भी हम अभी विश्वास नहीं रख रहे। देश की सरकार भी ओबीसी की जनगणना नहीं कर रही है, और जो आ रहे हैं जनगणना के लिए कुछ मामले ऐसे भी आए कि मैंने कह दिया कि आई एम अ बुद्धिस्ट, बट जिसके हाथ में कलम है वो लिख रहा है हिंदू। तो इस पे हम किस तरह से प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, ये 2011 तक जो जनगणना हुई उसमें ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट रहा कि सामने वाला जो जनगणना कर रहा है वो पेंसिल से हमारा रिलीजन लिखता था। हाँ। और वो हमने अगर डोर पे बोल दिया कि हम बौद्ध है तो वो हमारे सामने तो बौद्ध लिख देता था, लेकिन उसको मिटाकर फिर हिंदू लिखा जाता। इसका परिणाम ये रहा कि भारत में 0.6% बुद्धिस्ट की संख्या आ गई, यानी हम लोग 1% भी भारत में नहीं है, ऐसा 2011 का आंकड़ा बताता है। अब जो गणना होने जा रही है, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, तो अब टैब्स के ऊपर ये सारा काम होने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है कि हमारे सामने टैब पर तो आपने लिख दिया, आगे चलकर उसमें आप लोग कुछ गलत कर दोगे, चेंज कर दोगे, क्योंकि सारी यंत्रणा तो इनके हाथ में है। लेकिन मैं जनगणना को लेकर कहना चाहूंगा, और खासकर बौद्धों को लेकर कहना चाहूंगा, जिन लोगों में संभ्रम निर्माण किया गया है। बल्कि मैं आज नागपुर में हूं, स्टूडियो नागपुर में है। 2011 में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अपना उल्लेख बौद्ध करवाया वो विदर्भ से है। आप पूरा 2011 का डेटा निकालकर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जिन्होंने बौद्ध लिखने का काम किया वो यहां के लोग हैं। लेकिन आज जो 2021 में अप्रैल से ये गणना होने वाली है, हमारे नेताओं ने लोगों में संभ्रम निर्माण करके रखा हुआ है कि आपके शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन सीट्स कम ना हो या शेड्यूल कास्ट का बजट कम ना हो, इसलिए आपको जातियों को मेंशन करना है। अब ये सच बात है, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा कि अगर हम जातियां लिखते हैं तो हम शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा बढ़ाएंगे, और शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा बढ़ेगा तो शेड्यूल कास्ट को बजट मिलेगा। शेड्यूल कास्ट सीटें बढ़ेंगी नहीं, सीटें कभी बढ़ती नहीं है। अगर आज आप 100 शेड्यूल कास्ट भारत में, महाराष्ट्र में है, और उस 100 के लिए 13 सीट दिए है, कल 500 होने पर 13 से 26 नहीं होने वाली है, सीट उतना ही रहेगी, सीट उतने ही रहेगी। हाँ, लेकिन 500 से 100 से अगर 50 हो जाते हो तो शायद एक हाथ सीट उनकी कम हो सकती है, यह सच्चाई है। लेकिन जब बाबा साहब की स्टेटमेंट को हम इसमें जोड़ते हैं तब हमारे सामने हमारा विजन क्लियर होता है। बाबा साहब कहते हैं हम जो बौद्ध हुए हैं वो किसी लाभ के लिए नहीं हुए हैं, हमें इज्जत प्यारी है।
आज महाराष्ट्र में 59 कास्ट शेड्यूल कास्ट में आती है। 59 में से मुझे आप बताइए कितनी कास्ट बुद्धिज्म की ओर गई है? 59 में से आज एक कास्ट पूरी तरह से बुद्धिज्म की ओर चली गई। अब 58 रहे हिंदूज और 51 हो गई बौद्ध। अब मुझे बताओ, अगर ये खुद को बौद्ध लिखती है तो इन 58 का क्या नुकसान होने वाला है? कुछ भी नहीं। क्या इनका बजट कम होगा? क्या इनकी सीटें कम होगी? तो अब हो क्या रहा है, इस एक को बताया जा रहा है कि तू फिर से महार लिख, यानी तू फिर से 59 में आ जा, यानी फिर से बाबा साहब का जो धर्मांतरण का कार्यक्रम है वो उसको हम जीरो कर रहे हैं। बाबा साहब ने इसी दलदल से, कीचड़ से हमको बाहर निकाला, बौद्ध बनाया, और बौद्ध होने के बाद आज 2021 में हम फिर से महार की ओर जा रहे हैं। हमारे कुछ नेताओं ने पत्रक निकाला है कि जनगणना में महार, मांग, चमार लिखो। नहीं, एक सवाल बाबा साहब के वक्त हुआ था जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली। कुछ लोग मिलने आए थे कि बाबा साहब आप इस तरह से धम्म दीक्षा की घोषणा कर रहे हो, धम्म दीक्षा ले रहे हो तो हमारा पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, हमारे नौकरियों का नुकसान हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बौद्ध धम्म का ले तो रहा हूँ सबको मिले के, लेकिन आप जिस अधिकारों की बात कर रहे हो वो मैंने अपने जेब में रखे हैं और उसको अभी कुछ भी नहीं होगा। शेड्यूल ट्राइब्स इस तरह की मांग कर रहा है कि वी आर नॉट हिंदूज, हम हिंदू नहीं है, आप बार बार हमें हिंदू धर्म में क्यों डालना चाहते हो? उनकी एक अपना स्ट्रीम काम कर रहा है। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनको हम मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, मैं तो आपने जो बात कही उसके लिए ना मैं एक कोटेशन यूज करना चाहता हूं। वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड। देखिए, आज शेड्यूल ट्राइब के लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें अपनी गणना हिंदू में नहीं करवानी है। आदिवासी बोल रहा है। आप कर्नाटक में जाओ, साउथ में जाओ, लिंगायत समाज के लोग पिछले 20-25 सालों से रास्तों के ऊपर उतर रहे हैं, हम हिंदू नहीं हैं, लिंगायत धर्म का मान्यता दो, हम हिंदू नहीं लिखेंगे। अब इस सिखिज्म का एक अलग से ब्रैकेट है तो वो सिख लिखते हैं, लेकिन जो लोग शेड्यूल कास्ट के सिखिज्म में गए, उन्हें जब उनको लगा कि हमको बराबरी का यहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तब वो लोग रविदासिया धर्म उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। अब वो भी कह रहे कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हम सिखों में भी नहीं लिखाना चाहते, हमको अलग धर्म की पहचान दो। रविदासिया कम्युनिटी संघर्ष कर रही है, लिंगायत संघर्ष कर रहा है, आदिवासी संघर्ष कर रहा है। आप कोई संघर्ष कर रहे हो? आपका तो खुद एस्टैब्लिश बौद्ध धर्म वहां पर लिखा हुआ है। बिल्कुल। यानी जो लोगों के पास धर्म नहीं है उनको पूछो वो कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम हिंदू नहीं लिखना चाहते, और बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाकर आपका एस्टैब्लिश रिलीजन दे दिया है कि यहां पर लिखो। तब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, लिखो कि नहीं लिखो? इसलिए मैंने कहा कि वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। बिल्कुल। पूछिए लिंगायत लोगों को कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना पैसा डालते हैं, कितना आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस इस्तेमाल करके जाती है, बीजेपी इस्तेमाल करके जाती है, क्या कहती है कि हमारी सत्ता आई तो लिंगायत धर्म को अलग मान्यता देंगे। आपको तो मान्यता है, बौद्धों को तो भारत में अलग धर्म की मान्यता दी गई है, फिर भी हम उसकी ओर नहीं जा रहे। जैसे जिक्र हुआ कि बसवेश्वर जी ने एक बड़ा रिफॉर्म किया और लिंगायत धर्म की स्थापना की। अगर पूरा मैथोलॉजिकल उसका स्टडी किया जाए तो वो भी बुद्धिज्म की तरफ जाता है। गुरु नानक देव साहब ने जो जाति तोड़ों का, लंगर का और सारी चीज़ें कि हम सब एक है, वो भी बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब्स जो मूलतः इस देश के लोग हैं, जो नागवंशी है, वो जो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो भी सब बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हम नए लोग जो है, जैसे ट्राइब्स है, लिंगायत समाज है, सिख है और अदर समाज भी है जो बुद्धिज्म में आना चाहता है, क्या हम कमजोर पड़ रहे हैं इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए? 56 के बाद जो बाबा साहब की शपथ ले रहे हैं, बुद्धिस्ट कह रहे हैं, सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, हम खुद को रिवॉल्यूशनरी बुद्धिस्ट कहते हैं, क्या हम कमजोर पड़ रहे हैं इन तबकों को साथ में जोड़ने के लिए? नहीं, कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास उनको जोड़ने के लिए ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा जो इतिहास है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो इतने, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोगों तक पहुंच सके। देखिए, आज आपने जो कहा, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लिंगायत कम्युनिटी को, रविदासिया कम्युनिटी को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को
मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा कि ये लोग जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, ये लोग जो टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, उसका मेन सोर्स बुद्धिज्म है। आगरा कोली जो है, मुंबई से लग के, हाँ। कोकण से लग के, वो भी बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। बुद्धिज्म के अलावा इस देश में कुछ था नहीं। बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए जब काउंटर रिवॉल्यूशन किया गया, तब ये सारा खड़ा किया गया है। तब हम जब अपनी ओरिजिनल टीचिंग्स की ओर जा रहे हैं, तब मैं कहना चाहूंगा कि जो 25 सालों से लिंगायतों को अधिकार नहीं दिया जा रहा, वो इस जनगणना में खुद को बौद्ध लिखाकर यह निषेध कर सकते हैं, वरना वो तो फिर हिंदू में गिने जाएंगे। रविदासिया कम्युनिटी जो आज अगर सिख लिखती है तो सिखों में जाएगी, अगर नहीं लिखती तो उनका कोई कॉलम नहीं है, तो वो फिर से गिने जाएंगे हिंदुओं में। तो मैं कहना चाहता हूं, क्यों ना आप अपने ओरिजिनल टीचिंग्स के पास क्यों नहीं लौटते, आप बुद्धिज्म की ओर आओ। यहां का शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी जो निसर्ग की पूजा करता है, ये किसका काम है? ये बुद्धा का टीचिंग है। तो क्यों आप लोग अपने ओरिजिनल टीचिंग्स की ओर क्यों नहीं जा रहे हो? तो ये इस माध्यम से जो अलग अलग धर्मों के आप लोग ये सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये बात के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाती है, सरकार स्थापन करती है कि आपके रिलीजन को हम मान्यता देंगे, और फिर आपके लुभावन ये देखकर 5 साल राज करती है और फिर आपको भूल जाती है। अब ये बदला लेने का उचित समय है कि जो लोग इस व्यवस्था के अगेंस्ट में है, वो अपने आप को बौद्ध दर्शाए। तो जो लोग व्यवस्था के विरोध में है और अपना राष्ट्रीयत्व निर्माण करना चाहते हैं और प्रबुद्ध भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं, आने वाली जनगणना में वो बुद्धिस्ट लिखे। और एक सवाल है कि जिस तरह से हमारी सारी पाली जो अध्यासन थे सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसको रद्द किया गया, इसका भी सीधा साधा जो है हम जैसे देखते हैं कि जनगणना से इसका सीधा है, क्योंकि जैसे ब्राह्मण जो लिखते हैं तो अपनी प्रथम भाषा संस्कृत लिखते हैं। हम लोग, हम सभी बुद्धिस्ट लोग, चाहे वो त्रिपुरा के हो, चाहे असम के हो, चाहे नागालैंड के हो, चाहे महाराष्ट्र के 56 के बाद हो, सारे लोग नमो तस्स भगवतो अरहतो कहते हैं, त्रिशरण पंचशील सारी गाथा है, मतलब हम पाली का उच्चारण करते हैं। अगर हम ये आह्वान करें कि आप अपनी लैंग्वेज में पाली को इस्टेब्लिश करें, तो क्या ये सारे अध्यासन पर उसका फर्क पड़ेगा? देखिए, ये लोग जानबूझकर पाली को खत्म कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी से पाली हट गया है। इस देश के लोग अगर पाली सीख गए, उनको पाली में लिखे हुए जो कोई स्क्रिप्ट पढ़ने आने लग गई, वो सारे मंदिरों को पहचान जाएंगे कि ये तो बुद्धा का है। अब बड़े बड़े वो साउथ का मंदिर ले लो, जितने जगन्नाथपुरी का, और ये सारा ये मंदिर, बड़े बड़े मंदिर ले लो, ये सारे बुद्धा के स्तूप है। उनके आप देख लोगे पिलर्स के ऊपर, आप पंढरपुर में जाओ, हर पिलर के ऊपर बुद्ध को वहां पर अंकित किया गया है। तो ये पाली इसलिए नहीं सिखाना चाहते क्योंकि ये स्क्रिप्ट आप नहीं पढ़ो, ये स्क्रिप्ट आपको समझ में नहीं आए। और जो पाली में गाथा जो लिखी गई है, ये सारी पाली में है, टीचिंग्स बुद्धा की पाली में है। और इसलिए ये बौद्धों का एक प्राइम कंसर्न होना चाहिए कि मैं पाली सीखूं, और ये क्या लिखा गया है, उनका मैसेज क्या है, वो सारा मुझे पता चले। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का भाग है कि पाली को धीरे धीरे देश से नष्ट करना चाहता है, और ये संस्कृत को एस्टैब्लिश करना चाहता है। संस्कृत ये इनका कोड लैंग्वेज है, देवभाषा, या ये इनकी कोड लैंग्वेज है कि इस देश के लोगों के ऊपर राज कैसे करना है, इस देश के लोगों को गुलाम कैसे बनाना है। ये इनका कोड सारा मनुस्मृति और ये सारा ये फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए संस्कृत पढ़ाना चाह रहे। तो हम जब जनगणना आएगी तो बौद्ध लिखेंगे, हम जब भाषा का कॉलम आएगा तब हमारी भाषा, जो भाषा हम बोलते होंगे, चाहे मराठी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, लेकिन हम दूसरी लैंग्वेज में पाली भाषा का टैग ज़रूर करें, और इस भाषा जो हमारी अपनी भाषा है इसको बढ़ावा दे। राजरत्न जी, आपने बहुत टाइट शेड्यूल में भी थोड़ा सा वक्त निकाला, हमारे साथ बात की, सभी विषयों पर बात तो आगे भी चलती रहेगी, ये चर्चा ये समाप्त करते हैं। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।